बोले भारत की चुनावी रफ्तार में अब हमारा सफर शुरू हो रहा है मुंबई से पुणे के लिए। और जब हम चुनावी रफ्तार की बात करते हैं यानी रफ्तार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात सड़कों की तो होगी ही, क्योंकि रफ्तार तभी भरी जा सकती है जब सड़कें दुरुस्त हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो और एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए कुछ ऐसा रोड बनाया जाए, कुछ ऐसी सड़क बनाई जाए, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जाए ताकि लोगों का जो आवागमन है, आवाजाही है, वो ठीक हो जाए। और इसीलिए अब हम आपको दिखाएं कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो अटल सेतु इसको नाम दिया गया, ये उरण, पुणे, गोवा सबको इसी रास्ते से लेकर जाता है। और मुंबई कर जब बात करते हैं ना पुणे तक जाने की, तो वो यही कहते हैं कि अब सफर उनका इतना आसान हो गया है, क्योंकि जो सफर 5.5 से 6 घंटे का हुआ करता था वो अब 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है। तो कितनी सच्चाई है इसमें, क्या मानते हैं पुणे वासी, जरा उनसे भी बात कराएंगे और इस सफर का आनंद भी लेंगे। आइए चलिए हमारे साथ। से पुणे के लिए हमने अटल सेतु के जरिए अपनी रफ्तार पकड़ ली है और हम आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल इस स्लोगन के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दो बातें अब हमारे देश में काफी हद तक दिखाई दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत ऐसी वैसी नहीं हुई है, बल्कि हमने जैसा कि बताया कि 5 घंटे का सफर जो है अगर 2.5 घंटे में हो रहा है तो पूरा आधा समय बच रहा है। और ये वो अटल सेतु है ऐतिहासिक, जिसके जरिए ये मुमकिन हो पाया। महाराष्ट्र में लगातार ये जो सड़क का जाल है, एक्सप्रेसवे है, वो सब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब जरा हम चल निकले हैं पुणे की तरफ, आपको जरा सड़कों का ये जाल भी दिखाएंगे, एक्सप्रेसवे से मुलाकात भी कराएंगे और पुणे वासियों से भी मिलवाएंगे। चुनावी रफ्तार ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में इस बार काफी चुनावी उतार चढ़ाव हुए पिछले 10 साल में, और इस बार अगर किसी की दांव पर लगी है साख तो वो देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी के नेता, और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी हैं, और तीसरी तरफ मुख्यमंत्री शिंदे। और शिंदे का भी एक तरीके से सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उनको भी इस चुनाव में दिखाना है कि असली शिवसेना जो है और असली शिव सैनिक उनके फेवर में इस बार चुनाव में वोट डालेंगे। ये जो सड़क जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इसकी एक खासियत आपको और बता देते हैं। हमने जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था इस सेतु का, अटल सेतु का, तो वो तस्वीरें भी देखी थी। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही लोग इस सेतु पर दिखाई दिए थे, और एक चैलेंज भी दिया था कि यहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त पानी का भरा हुआ ग्लास अगर है या चाय का कप भरा हुआ है तो वो गिरेगा नहीं। हालांकि ये चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अगर समय की बचत हो रही है तो इससे कितना फायदा होगा, ये भी जरा आज हम चुनावी चर्चा करेंगे, तो उसमें जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। मुंबई से पुणे तक का ये सफर हमने तय कर लिया है मात्र 2.5 घंटे में। एक्सप्रेसवे की रफ्तार भी हमने दिखाई, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि चुनावी रफ्तार आखिर पुणे में क्या कहती है, क्योंकि इस बार मुकाबला जो है एनसीपी का भी है इसमें, और एनसीपी के 2 गुट हैं, बीजेपी है, तमाम चीजें हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा अलग इस एपिसोड को करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है हम युवाओं से बात करके देखें, क्योंकि युवा शक्ति जो है
वो इस चुनाव में बहुत ही अहम रोल निभाने वाली है। इसलिए हम भी कुछ स्टूडेंट्स के बीच ही पहुंच गए हैं, युवाओं के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे उनको इस चुनाव में क्या क्या उम्मीदें हैं। आइए चलिए। देश में अलग अलग तरीके से मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव में भी अलग अलग तरीके से मुद्दे चल रहे हैं। कुछ लोग जाति को भी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो युवा है, जो इस बार वोट देने जब जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या में इस बार युवा मतदाताओं का वोट रहेगा। कौन सा टॉपिक है आपके लिए जो आपको सबसे ज्यादा वोट डालने से पहले मन में आएगा? चेंजेस, क्योंकि पहले कुछ साल में अगर देखा जाए तो चेंजेस हो रहे थे, पर इतने बड़े आधार पर नहीं हो रहे थे। आपका फर्स्ट टाइम वोट है इस बार? हाँ जी हाँ। अच्छा, ये पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगी और इनके लिए चेंज, जो भारत में बदलाव कुछ आ रहा है, वो इनके लिए मुद्दा है। और कौन कौन है फर्स्ट टाइम वोटर वैसे, या सभी हैं? अच्छा, काफी बड़ी संख्या है। राजनीति में युवा की दिलचस्पी है? जी, मेरी मतलब आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मेरी बहुत दिलचस्पी है पॉलिटिक्स में, बहुत पहले से रही है। अभी की अगर मैं 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस की बात करूं, मेरे लिए बहुत से मुद्दे हैं। एक तो है द फास्टर पेस ऑफ डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रोड डेवलपमेंट है वो पिछले 70 सालों के मुकाबले इन 10 सालों में बहुत स्पीड से हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हुआ नहीं था तब 70 सालों में, बट द पेस ऑफ डेवलपमेंट हैज एब्सोल्युटली चेंज्ड। द सेकंड थिंग इज द हिंदू रेनेसांस, और आई वुड कॉल द कल्चरल रिवाइवल दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। जैसे अगर हम राम मंदिर की भी बात करें, राम मंदिर रिलीजियस इशू होने से भी बड़ी एक बात है, वो एक सिविलाइजेशनल इशू था जो कि सॉल्व हो गया। अब इसे अगर हम राम मंदिर को सिर्फ एक कल्चरल रिलीजियस एंटिटी की तरह देखेंगे तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें उसे एक इकोनॉमिक एंटिटी की तरह भी देखना होगा। जैसे अगर हम देखेंगे कि राम मंदिर के निर्माण के वक्त बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, उसी के साथ साथ राम मंदिर को मतलब मेरे हिसाब से राष्ट्रीय मंदिर भी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखिए राम मंदिर को बढ़ाने में पूरे भारत का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे मंदिर की जो लकड़ी है वो महाराष्ट्र से गई है, उसका जो मार्बल है, पत्थर आए हैं वो जयपुर से आए हैं, उसके कारागिर साउथ इंडिया से है। तो ये सब चीजें जो एक कल्चरल यूनिटी को मेंटेन करते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और सेकेंडली अभी अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में अगर भी आपको जानकारी होगी तो बीजेपी हैज अगेन टेकन ओवर इन महाराष्ट्र, और उन्होंने भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं दोज आर फैबुलस इवन फॉर यूथ। जो उन्होंने जो मिनिस्ट्रीज है जो वर्क कर रही है, जैसे अगर आपने देखा होगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अभी हुए थे, दैट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर द यूथ। That I would say influences the youth and promotes them to go into content creation, which is a untouched field right now. मैं आऊंगी आपके पास। इससे पता लगता है कि हमारा युवा जागरूक भी है और उसे मुद्दों की समझ भी है। जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने राम मंदिर का नाम लिया। आपको लगता है राम मंदिर युवा के लिए मुद्दा है? बिल्कुल है। राम मंदिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा मंदिर है जिनके लिए हिंदूज ने बहुत सालों से लड़ाई की है। युवा के लिए ये जो इस तरह के मुद्दे हैं, रिलीजियस मुद्दे, आप वोट जब डालने जाएंगी तो आपके मन में वो मुद्दा होगा या फिर कि विकास, और विकास के साथ साथ आपके लिए क्या हुआ ये मुद्दा होगा? मैं जैसे कि आई एम अ यूथ हु बिलीव्स इन सेक्युलरिटी, एंड इवन एज अ यूथ आई बिलीव डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी देखा रिसेंटली नेशनल एजुकेशन का जो नया बिल आया है वो अभी काम पे है, एंड आई बिलीव दैट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर द एजुकेशन ऑफ द यूथ एंड ऑल्सो वर्किंग हार्ड टू मेक अ यूथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि युवाओं में लगभग वन साइडेड टाइप का ही माहौल है। कोई है जिसको लगता है विपक्ष में भी ताकत है, विपक्ष में कोई दम है, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोग, कहीं कुछ लगता है? एज लॉन्ग एज माइंड वॉशिंग को साइड किया जाए, ब्रैगिंग को साइड किया जाए, राहुल गांधी कैन डेवलप, कैन पुश आउट, बट फिलहाल तो वो कैपेबिलिटी नहीं है उनमें। भ्रष्टाचार मुद्दा लगता है? भ्रष्टाचार डेफिनेटली इट इज अ वेरी बिग इशू इन दिस कंटेम्प्रेरी इलेक्शंस, बिकॉज महाराष्ट्र में हम हर बार देखते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर हम इंडिपेंडेंस जब से महाराष्ट्र फॉर्म हुआ है, 1960 में महाराष्ट्र बना था, महाराष्ट्र और गुजरात, तब से हम देखते आ रहे हैं 1960 से लेके जब 1966 में शिवसेना बनी, उसके बाद शिवसेना और बीजेपी का एक अलायंस हुआ, उसके बाद कांग्रेस जब कांग्रेस से एनसीपी बाहर निकला, तब कांग्रेस और एनसीपी साथ इलेक्शंस लड़ने लगे। तब से हम देख रहे हैं कि एक सेट अलायंस है एंड पीपल हैव बीन वोटिंग फॉर देयर अलायंस एंड प्रिफर्ड अलायंस सिंस पास्ट 40 to 50 years। तो आज का युवा इज इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट, बिकॉज उसको पता नहीं कि आज मैं वोट तो कर रहा हूँ। हम हमेशा बोलते हैं कि हमें हमारे
एमपी को देख के वोट करना चाहिए, ना कि हमारे पीएम को। बट एक युवा क्या करे, वो देख रहा है कि मेरा एमपी आज इस पार्टी में है तो कल उस पार्टी में। इन्होंने दल बदल की बात कही। एमपी को आप चुनते हैं अपने वोट उनके आधार पर, एमपी के आधार पर देते हैं, या इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी उनके नाम पर वोट पड़ रहा है? किसका चेहरा और किसका नाम देखकर वोट दिया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन द फेसेस, आई बिलीव कि वी शुड वोट ऑन हाउ पीपल आर वर्किंग. सो फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र, राज ठाकरे, he is working towards conserving the Marathi culture. Talking about BJP and Shiv Sena, I believe कि BJP ने बहुत किया है, especially for the students and for the development of the state of Maharashtra. I believe they have done good. So I believe instead of voting for faces, I believe in voting for the work. Yeah. अच्छा, पार्टी या एमपी? अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ बिकॉज मैं असम से हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज अभी बीजेपी रूल कर रहा है उधर भी, तो वहाँ पे क्या हुआ, तो अभी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो अभी प्रोजेक्ट्स बढ़ा दिए अबाउट, मतलब रोड्स ज्यादा बन रहे हैं। ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। आपको लगता है कि मतलब जब चुनाव आते हैं तो जल्दी जल्दी काम जो है वो करके दिखाना? हाँ जी, मुझे वही लगता है कि जब वो बोलते हैं, जब इलेक्शंस में आते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इवन एवरी पार्टी डज दैट, और मेरे को वही बीजेपी के साथ भी लगा है। तो ये बात किस किस को लगती है कि चुनाव आते हैं तो वादों पर तो सब लोग आ जाते हैं आगे कि वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर चुनाव खत्म होते ही फिर भूल जाते हैं? तो मेरे को लगता है कि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक पार्टी का आईटी सेल जो होता है वो अभी स्ट्रांग है और एक पार्टी का कमजोर है। तो ब्रेन वॉशिंग जो की जाती है यूथ में, जो क्या बोलते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए वो पहुंचता नहीं है, अलग इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। जिस चीजों के बारे में वोट मानना चाहिए, विकास किया है ना, एम्प्लॉयमेंट कहा है, रोजगारी रोटी का है, अभी गरीब वही का वही है। तो विकास नहीं, जिस मुद्दे पे वोट मांगना चाहिए उस मुद्दे पे क्यों नहीं बात होती? अब मैं आना चाहूंगा। अभी मैं दोनों की बात का जवाब दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों की बात का जवाब दूंगा। पहले जो इन्होंने कहा कि गुवाहाटी में प्रोजेक्ट्स बढ़ा दिए गए हैं, ये किया गया है, पहले हमें इसका एक लॉजिकल और लीगल आंसर देखना होगा। वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में आर्टिकल 371 है, इसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट एक फास्टर पेस पर होता है, पहली बात। अभी मैं आता हूं उनके मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि ब्रेन वॉश किया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब राम मंदिर ने 21 एकर्स का लैंड स्कूल के लिए ये किया है, अलॉट किया है, तो वहां पे स्कूल बनेगा, वहां पे कितने बच्चे पढ़ेंगे? क्या ये पॉइंट उन्होंने ये किया? ये बताइए, सोशल मीडिया से कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं? आपको भी लग रहा है कि इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में सोशल मीडिया की वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? हाँ, होते हैं लोग इन्फ्लुएंस, एंड नो वन कैन डिसएग्री टू दैट फैक्ट कि इफ यू हैव अ गुड मार्केटिंग टीम, नो मैटर द प्रोडक्ट हाउ शिटी इट इज, इट डज सेल मोर देन अदर्स। आप लोग भी सोशल मीडिया को देखते हुए क्या वोट डालने जाएंगे कि सोशल मीडिया पर कौन कितना एक्टिव है? मैम, इन्फ्लुएंस होना हम पे डिपेंड करता है। हम जितना अवेयर सिटीजन रहेंगे, इन्फ्लुएंस डिपेंड्स अपॉन। अगर हमें फैक्ट्स पता हो रहेगी तो हम सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते। एवरी डिटेल्स, एवरी डेटा इज प्रेजेंट इन द वेबसाइट्स, आर प्रेजेंट ऑन द ऑथेंटिक वेबसाइट्स। इट्स आवर ड्यूटी टू चेक इट आउट। युवाओं का सोचना है कि अपने दिमाग से वोट देना पड़ेगा। सोशल मीडिया, मैम सोशल मीडिया जो है वो अपना काम कर रहे हैं, आईटी वाले अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कुछ वो नहीं है। अगर आप देखोगे बीजेपी का आईटी सेल अच्छे से काम कर रहा है, उनके पोस्ट आ रहे हैं, बट कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, ना आम आदमी पार्टी पीछे, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, सबके आईटी सेल्स हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे लोग यही देखते हैं कि देश ने तरक्की क्या की है। राम मंदिर बना है, कुछ दिनों ही पहले CAA भी इम्प्लीमेंट हुआ है देश में, और बाकी जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो सब भी देखा जाता है। इवन आप पुणे की ही बात करोगे, पुणे में भी मेट्रो जो है वो तक चल रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट की चीजें लोग देखते हैं, ना कि आईटी सेल कितना काम कर रहा है या सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है लोग। महाराष्ट्र में एक तरीके से राजनीति पूरी बदल गई। शिवसेना भी 2 धड़े हो गए, एनसीपी भी 2 धड़े हो गए। ये सब कितना अहम मुद्दा है आपके लिए, अगर महाराष्ट्र में आप वोट डालने जब जाए? सच कहूं तो ये एथिकल सरकार किसी को पसंद नहीं थी, पर क्योंकि कोविड आया और ये सब चीजें हुए तो किसी ने कुछ बोला नहीं। और एक बार आप वोट दे देते हो, अगर मैं एक अलायंस को वोट देता हूँ तो मैं वो 2 दोस्तों को देखकर वोट देता हूँ, लेकिन अगर आप इलेक्शन के बाद अगर आप बिछड़ जाते हो
तो वो एज अ वोटर भी हमको थोड़ा फील होता है। नहीं, लेकिन लोकसभा में इसका असर दिख रहा है। लोकसभा में जरूर दिखेगा मैम। अगर आप देखते हो तो 2 रीजनल पार्टीज ऐसी है कि जो दोनों साइड में है। जैसे अगर शिवसेना देखते हो तो एनडीए में भी है और इंडिया गठबंधन में भी है, और अगर आप एनसीपी को देखते हो तो दोनों भी फैक्शंस है। तो जो वोटर है वो इस परिस्थिति में बहुत कंफ्यूज है। लेकिन मेजोरिटी अगर आप देखो तो मोदी जी को देखकर इस बार महाराष्ट्र में जो वातावरण है वो बहुत सकारात्मक है। विधानसभा का हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बीजेपी और एनडीए इस बार विथ 80% सीट्स तो कंफर्म आ रही है महाराष्ट्र में। कि महाराष्ट्र में हम जो 2 फैक्शंस देख रहे हैं वो पर्टिकुलरली मोदी को देख के ही वोट जाना है, बिकॉज आइडियोलॉजी शिवसेना की आइडियोलॉजी के ऊपर जाएंगे तो दैट इज ऑल्सो हिंदुत्व आइडियोलॉजी व्हाट आई बिलीव। सो जो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा वो पर्टिकुलर जो शिवसेना का जो लीडर है जो बीजेपी एनडीए के साथ जाएगा उसको ही वो वोट हमको। युवा जो है वो भी हिंदुत्व और ये सब चीजें देखते हैं, या युवाओं के लिए ये मुद्दा नहीं होता? युवाओं के लिए जरूर रिलीजियस हो या फिर कोई भी हो, मुद्दे तो होते ही, वो बात नहीं। मुझे लगता है कि हम रीजनल और नेशनल लेवल की बात की, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट है वो है कि हम जो इंटरनेशनल रिलेशन या फिर जो फॉरेन पॉलिसी उसको हम मिस कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने देखना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट कैसे, जैसे अभी भारत का जो ग्लोबल लेवल पर जो स्टैंड है उसके लिए सब तरफ से प्रेज हो रहा है। अब पूरे मतलब कोई भी मीडिया में जाओ कि भारत का एक स्टैंड है, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें भारत का क्या स्टैंड होगा उसके ऊपर भी चर्चा की जाती है। तो मुझे लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जाएंगे, उनमें से मतलब अपने परिवार का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है कि अपने पेरेंट्स से पूछकर वोट देने जाएंगे कि किस पार्टी को हम लोग वोट दें, या फिर कि अपना दिमाग जो है वो काम में लाएंगे या अपने मुद्दे जो है वो काम में लाएंगे? इट्स आवर चॉइस, हमें किसको वोट देना, क्योंकि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने वाले, तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मुझे जिसका काम अच्छा लगेगा मैं उसको वोट दूंगी। कोई है जिनको लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है, क्योंकि जितना हुआ उससे आगे देश को भी लेकर के जाना है? क्या लगता है कि कुछ और? टू एड टू अ पॉइंट कि वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और हमारा जो आवाज है वो बहुत मुमकिन है, और इज इन दिस डांस ऑफ डेमोक्रेसी आवर वॉइस रियली मैटर्स बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ऑल्सो आई बिलीव कि हमारे जो दादाजी और पेरेंट्स के जो जनरेशन है उनकी सरकार गई। वी आर द न्यू कमर्स एंड वी इन द फ्यूचर विल फॉर्म द कंट्री, वी इन द फ्यूचर विल फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसीलिए आई बिलीव कि हमारा वॉइस और हमारे ओपिनियन ज्यादा मैटर करते हैं। कौन कौन है जो अपने मतलब पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ इसको वोट डालने चाहिए या उसको वोट डालने? नहीं, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली ओपन माइंडेड है, तो वो लोग ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, मेरा ओपिनियन मैटर करेगा। युवा क्या सोचते हैं, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, धार्मिक मुद्दों को ज्यादा मतलब लाती है, मतलब एक्सप्लोर करती है और चाहती है कि लोग धार्मिक मुद्दे में उलझे रहें। वो पोवर्टी के ऊपर बात नहीं करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात नहीं करेगी, और बहुत सारी चीजें हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाती। जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय अभी वो जो विषय था उसके ऊपर उन्होंने दिखाया नहीं, मतलब वो बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो खुद डूबी हुई है फिर भी उन्होंने चंदा दिया। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है नहीं, जिसको काम करना है मैम वो काम करेगा, कहीं से भी ढूंढेगा बट काम करेगा। और महंगाई की बात करेंगे तो मैम 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय जो प्लॉट 3 लाख का बिका वो आज कहीं पे जाके 30 लाख का बिक रहा है, तो वो चीजें भी तो बड़ी है मैम। हाँ, तो मैं इसका काउंटर ये देना चाहूंगा कि अभी इसने कहा कि जिसको काम करना है वो करेगा। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा है आदमी, जो अच्छा पीएचडी किया है, वो चपरासी जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं? वाई ही इज गोइंग टू चपरासी जॉब? वाई? मैम यहाँ पे इनका मुद्दा ये है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट जॉब हर किसी के लिए नहीं रहता, बिकॉज इतना सारा गवर्नमेंट जॉब कहाँ से जनरेट करेगी? तो 50% तो आरक्षण ले जा रहा है, जनरल वाले तो है ही कहाँ। अगर आप अभी भी जो बिल पास करोगे, अगर बिल देखा जाएगा, अभी 10-15 दिन की पहले है, सुप्रीम कोर्ट में बिल गया है कि महाराष्ट्र के मराठास प्लस बाकी के जितने भी रिजर्वेशंस है, ये टोटल मिला के 62% जो है वो रिजर्वेशंस में जा रहा है। तो यहाँ पे जनरल वाला बंदा कहाँ गया? ये इनकी बात पहले बताओ जो आप कह रहे हो।
हाँ, इन्होंने जो कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो मैं एक थोड़ा लॉजिकल तरीके से उसको आंसर करना चाहूंगा। पहले तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स डिक्लेयर हुए हैं वो 22,275 करोड़ के डिक्लेयर हुए हैं। बीजेपी को उसमें से 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स आए हैं और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 14,000 करोड़ के बॉन्ड आया। अगर हम मोटा मोटा देखें तो बीजेपी की सरकार है 17 स्टेट्स में, फिर भी उन्हें 6,000 करोड़ आए हैं, और अगर आप टीएमसी को देखोगे तो उन्हें 1,600 करोड़ आए हैं। हाँ, तो मैं इसके आंसर ये देना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद डूबी हुई है कंपनी, उन्होंने कैसे दिया, उनको चंदा कैसे दिया। अभी जो पार्टीज है ना, बहुत सारी कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है, उन एमएलए को अपने पार्टी में ला रही है ना, तो डायरेक्टली एक रात में उस पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं। बीजेपी एमएलए को नहीं ले रही है, वो खुद आना चाहते हैं, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। पहली चीज। सेकंड चीज क्या हो रही है कि आज सपोज मैं एक एमएलए हूँ, मेरे को भी पावर, एक बार किसी को पावर में रहने की आदत लग गई, उसको हमेशा पावर में रहना चाहिए। अब मेरे को दिख रहा है कि अगर ये पार्टी से मैं पावर में रह रहा हूँ और अगर मेरे को सच में काम करना है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, पर अगर मैं पावर में नहीं हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि ये जो आइडियोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, लेफ्ट विंग राइट विंग, मुझे लगता है कि अभी कोई लेफ्ट और राइट नहीं, तो सब अपॉर्चुनिस्ट है। जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वहां जा रहा है। अगर किसी नेता को लग रहा है कि इस पार्टी में मुझे नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही, अगर दूसरे पार्टी में जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं काम कर सकूंगा, तो वो अच्छी बात है, उसमें बुरा मुझे तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभी सब अपॉर्चुनिस्ट है। तो एक पैशनेट अगर कोई एमएलए हो अपने एरिया से और वो अपने कोई समस्या लेके जा रहा हो, अगर नेता के पास अगर टाइम नहीं हो तो नेता क्या करेंगे? वो दल नहीं बदलेगा तो क्या करेंगे? आप बताइए। दल बदल होता क्यों है? क्योंकि ये जो बाकी का अपोजिशन है ये पूरा परिवारवाद पे डिपेंड है। वहां पर अगर आपके पास कैलिबर भी है फिर भी आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर के सीट्स पहले बुक्ड है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है चिराग पासवान हो और तमाम बीजेपी के नेता हो, वो भी परिवार से ही होकर आते हैं, तो ये परिवारवाद वाला जो मुद्दा है ये कितना इम्पोर्टेंट है? हम परिवारवाद वाला मुद्दा जो है, आप देखोगे बहुत से जो गर्ल्स बिल्कुल चुप है, बहुत से जो एमएलए जो अभी राइजिंग एमएलए है, जो यंगस्टर्स है, इनकी फैमिली कहीं ना कहीं जो है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जहाँ पे पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। जैसे आपने अभी एक बिहार के जो एमपी हैं, जो सब जानते होंगे, इवन वो यहाँ पे भी आए थे, चिराग पासवान जी, उनका भी फैमिली बैकग्राउंड सबको बहुत अच्छे से पता है कि वो उनके फादर जो थे वो यूनियन मिनिस्ट्री में थे। एक और एमएलए जो बिहार के जो एक और जो हैं अपना हरियाणा के एक और जो एमएलए जो थे वो भव्या बिश्नोई, उनके भी घर से जो थे, उनके फादर जी जो थे, उनके पापा जी जो थे वो सीएम थे। तो ये जो राइजिंग इमर्जिंग जो आगे जो आ रहे हैं ना, इनके जितने भी जो हैं, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं आ रहा है यहाँ पे, जिसका कोई भी मेरे जैसा हो या हमारे यहाँ पे जो कोई भी एक बैठा होगा, हम में से कोई नहीं आ नहीं रहा आगे कि ठीक है हमारा एक ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे हम मुद्दा है, परिवारवाद वाला है मुद्दा। जल्दी से लास्ट। मैं बेरोजगारी और वो जो बातें हुई थी उस पे बात करूंगा। देखो कि बेरोजगारी के लिए किसी एक पार्टी को बोलना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि बेरोजगारी का असली जो रीजन है वो मुझे लगता है पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी कि कितने भी तुम रोजगार लाओ वो कोई ना कोई उससे छूटेगा ही। तो मुझे लगता है कि जब से हम आजाद हुए हम पोवर्टी और बेरोजगारी इस पे ही हमारा राजकारण चल रहा है, उससे आगे जाके हमें सोचना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि अभी बेरोजगारी और पोवर्टी उतना ज्यादा रिलेवेंट मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमें बाहर जाके देखना चाहिए कि अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ये तमाम जो हमारे युवा साथी हैं और युवा शक्ति जो है ये काफी जागरूक हैं। इनको किस मुद्दे पर डिबेट करनी है ये भी पता है, किस मुद्दे पर वोट डालने जाना है ये भी पता है, और जाहिर तौर पर यही लोकतंत्र की ताकत भी है और यही लोकतंत्र की शक्ति भी है कि युवा हो, नारी हो या वो दो और जातियां, गरीब और किसान जिसकी प्रधानमंत्री ने बात की थी, सब मिलकर इस देश को बनाते हैं और इन सबका एक एक वोट जो है वही किसी भी सरकार के आने या जाने का कारण या हम कहेंगे कि वजह भी बनेगा। तो पुणे में हमने कुछ अलग करने की कोशिश की और हमारी ये पेशकश रही कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट डालने के लिए जा रहा है, वो युवा आखिर इस चुनाव में क्या सोचता है। बहस भी हुई, मुद्दों को लेकर बात भी हुई और किसके दिल में क्या है वोट डालने से पहले, वो तमाम बातें भी युवा शक्ति ने की। तो पुणे में तो हमारा ये सफर आज यहीं पर खत्म होगा। महाराष्ट्र के एक और सीट जिसकी चर्चा इस बार काफी जोरों पर है, अब जरा वहां के लिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। क्या बोले भारत के इस अंक में पुणे से सिर्फ इतना ही। नमस्कार।